नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिलेबस को उठाया, जिसमें आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने पूरे सिलेबस को देखते हुए क्या आपको पढ़ना है और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद हमने रेमेडियल ग्रामर के पोर्शन को उठाया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज का वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं शुरू में ही बता देता हूं कि आज का वीडियो नर्सिंग कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, चाहे ANM, GNM, BSc नर्सिंग या उससे हायर लेवल का कोई कोर्स कर रहे हैं या नर्सिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, या नर्सिंग करने के बाद आप किसी नर्सिंग अफसर, CHO या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें और अपने आप को लाभान्वित करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। टॉपिक वन जो हमारा था टाइम एंड टेंस में के बारे में हमने थोड़ा सा कवर किया था कि टाइम और टेंस में जो माइन्यूट अंतर है उसको आप समझिए, और टाइम के कितने प्रकार होते हैं। जो 3 प्रकार के टाइम होते हैं उसको मैंने बताया था, जो आपको आगे काम आएगा। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ रेमेडियल ग्रामर के लिए, जो आपको एडवांस ग्रामर समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखें, समझें। जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट से पूछें, या टेलीग्राम चैनल में आप अपनी क्वेरी को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस का हम पार्ट 1 लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टेंस में जैसा कि हमने बताया था, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम आज प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने। प्रेजेंट टेंस में भी जितने भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है उसके 4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर प्रकार का, अगर कोई भी टेंस रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहे, परफेक्ट टेंस रहे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव कहते हैं, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस 2 प्रकार के बनते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए, इसका अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं, HV अगर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है, डू या डज इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। एक वचन की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ये सब पूरे एक वचन की क्रियाएं होती हैं। और जो बहुवचन की क्रियाएं होती हैं, बहुवचन में यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गए, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं ये प्लूरल नंबर में आते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में मैंने बताया यू, आई, वी, दे, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। सब्जेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद आपका वर्ब आता है। पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। उसमें जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं। अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो उसको SES जोड़ देते हैं, अगर प्लूरल में लिखना है तो हम उसके बेस फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। वैसे ही निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो वहाँ सब्जेक्ट आप लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज नॉट लिखेंगे, अगर बहुवचन है तो डू नॉट लिखते हैं, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो डोंट बोलते हैं। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, वर्ब का V1 फॉर्म हम यूज करते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। वैसे ही उसके बाद जो क्वेश्चन सेंटेंसेस रहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे वहाँ पे अगर डू आता है, जो भी अगर क्या शब्द पहले आता है सेंटेंस में, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा आगे चल के।
अगर क्या आता है तो आपका जो सेंटेंस होता है डू या डज से, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट है, अगर उस क्वेश्चन मार्क के साथ निषेधात्मक वाक्य है, निगेटिव वाक्य है, तो आप नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। केवल पॉजिटिव सेंटेंस में एस ई एस लगता है, उसके बाद चाहे निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब साथ में लग रहा है तो वहां पे हमें एस या ई एस की जरूरत नहीं है, हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। वर्ब बोलें या मेन वर्ब बोलें, दोनों एक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा काइंड होता है वो होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं और उस तरह के क्वेश्चन से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो उसको ओपन इंडेड क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे जो भी डब्ल्यू एच वाक्य वर्ड रहेगा वो पहले रहेगा। उसके बाद आप डू या डस का प्रयोग करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर निषेधात्मक है, नॉट है, तो आप नॉट का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनका ये स्ट्रक्चर होता है। आप स्ट्रक्चर को पकड़ जाएंगे तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। रेगुलर एक्शन एक फ्रीक्वेंसी पे हमेशा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, रोहित विजिट्स टू दिल्ली ऑन हिज मदर्स बर्थडे। ये रेगुलर एक एक्शन को दिखाता है कि अपनी माँ के हर जन्म दिवस पर रोहित दिल्ली जाता है। तो विजिट्स जो है ये इसके फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। टीना टेक्स ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हिंदी में हम इसको बोलें, टीना 10 बजे से पहले अपने नाश्ते को लेती है। टीना टेक्स हर ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock। तो ये एक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को दिखाता है जो ये दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष उस कार्य को डेली कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो इरेगुलर एक्शन, पहला रेगुलर एक्शन था, दूसरा इरेगुलर एक्शन होता है जब एक काम का कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो। जब किसी काम का कोई स्पेसिफिक टाइम ना हो तो उसको हम इरेगुलर एक्शन में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक मेन, वीमेन गॉसिप अबाउट अदर्स पर्सनल मैटर। आदमियों की तरह नहीं, आदमियों के विपरीत जो औरतें होती हैं वो दूसरों के पर्सनल मैटर को अधिक चर्चा करती हैं। होली एंड दिवाली फॉल्स वन इन ईयर। सबको पता है होली और दिवाली साल में एक बार आते हैं, लेकिन उसका कोई फिक्स समय नहीं है। यहाँ पे हम देखिए स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि होली मार्च में भी पड़ता है, होली फरवरी में भी पड़ता है, वैसे ही दिवाली किसी दूसरे मंथ में भी पड़ता है, पहले भी पड़ जाता है। तो इस तरीके से इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता है, तो इसको हम इरेगुलर एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन। जो हैबिचुअल एक्शन है, व्हेन इट बिकम्स द हैबिट, जब कोई भी एक्शन आपका हैबिट बन जाता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में यूज होता है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील, वह खाने के बाद हमेशा मिठाइयों का सेवन करता है। ही टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील। हीना यूजेस फोन वाइल ड्राइविंग, हीना गाड़ी चलाते समय हमेशा मोबाइल फोन का यूज प्रयोग करती है। तो इस तरह के जो एक्शन हैं ये किसी व्यक्ति विशेष का हैबिट दिखाता है कि यह आदमी इस हैबिट का एडिक्टेड हो चुका है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मिंग हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो बेसिक नियम को नहीं जानते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? फैक्ट दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में सर्वमान्य है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, वह फैक्ट जिसे पूरी दुनिया में स्वीकारा जाता है। जैसे 1 + 1 makes 2। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में 1 + 1 2 होता है और इंग्लैंड या अमेरिका दूसरे देश में 3 या 4 होता है। नो, एवरीवेयर 1 + 1 = 2। So this is a universal fact and it is always written in present indefinite tense। और हमेशा ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। जो लाइट है वो साउंड से अधिक तेज ट्रैवल करता है। रेनबो कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर। रेनबो सबको पता है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो ये जो 4 है ये बेसिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिक नियम है जो हमेशा आपको
माइंड में शेप करके रखना है, जिससे आगे आने वाले जो एडवांस ग्रामर की क्लासेज है उसमें आपको दिक्कत कन्फ्यूजन ना आए। इसके कुछ रूल्स भी हैं, जिस रूल्स के बारे में हम आपको डिस्कस, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ एडवर्ब के बारे में हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा है, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब हम माइंड में रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, यूजुअली, ओकेजनली, रिपीटली, फ्रिक्वेंटली। इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमेशा टाइम को शो करते हैं। तो ये अगर किसी भी वाक्य में आते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको हमेशा नोट करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, श्रेया सेल्डम गेट्स लेट। श्रेया कभी कभी बहुत कम ही लेट होती है, ना के बराबर लेट होती है। आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा, ही ऑफन्स कम टू मी, शी यूजुअली गो टू मार्केट एट इवनिंग, शी यूजुअली गोज टू मार्केट एट इवनिंग। इस तरह के सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। बेसिक रूल जो है ये है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नियम है, ओनली इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य के लिए भी इसमें बहुत लोग अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट भविष्य के जो सेंटेंसेज आते हैं वह लोग फ्यूचर में बना देते हैं, जबकि वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही पेज हिज ड्यूज टुमारो। वह अपने जो ड्यूज बकाया है उसका कल के दिन में भुगतान करता है। ही लीव्स टू अमेरिका नेक्स्ट वीक। इस तरह के जो सेंटेंसेज रहते हैं वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आप यूज़ करेंगे, जो नियर फ्यूचर को दिखाता है कि हाँ आने वाले निकट भविष्य में यह काम होने वाला है। सो इट विल ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, ये जो ग्रामर पोर्शन है, कोई भी ग्रामर पोर्शन हो गया, इतना डीप है, मैथ की तरह डीप है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैथ में जितना आप डीप जाएंगे उतने आपको क्वेश्चंस माइंड में रीज करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से है, जो लोग एसएससी यूपीएससी की तैयारी या वनडे एग्जाम्स की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनको इंग्लिश ग्रामर डीप में पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं ये वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उतना डीप न जाके मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को आगे का पोर्शन समझने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। हमने जो आपको फॉर्मेशन बताए थे, पॉजिटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो 4 नियम जो हमने बताया कि ये 4 नियम है, उसी के तहत आपको हमने एग्जाम्पल समझा दिया। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। अगर समस्याएं आती हैं तो आप हमें ओपनली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरा जो इसका पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो कंटिन्यूटी को दिखाता है, कोई काम जारी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जनरली वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ anything is happening or any work is in progress for short time temporary at the time of speaking। यहाँ प्रेजेंट डिफिनिट नहीं रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। यहाँ पे अगर कोई भी चीज अभी बोलते समय, सपोज हम बोल रहे हैं और उस समय वो काम हो रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। इस देखिए हिंदी में भी यहाँ लिखा है, अगर कोई काम अभी बोलते समय हो रहा है और जल्द पूरा होने वाला है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इट विल ऑलवेज बी रिटन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक अगर आप देख रहे हैं, आप कहीं पर भी है, बारिश हो रहा है, इट इज रेनिंग, आप सिंपली बोलते हैं इट इज रेनिंग। सो इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें भी हर प्रकार के, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर प्रकार के जो भी जितने प्रकार के ये टेंस हैं, उसमें 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होते हैं। तो इसका जो ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब वो इज एम आर होता है, इज एम आर। एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ, केवल आई के साथ, जो आई होता है आई के साथ अब एम का प्रयोग करते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मेशन इस प्रकार होगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आई, ही, दे या कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसके बाद उस हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वर्ब रहेगा
वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव वाक्य है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है इज एम आर जो भी आपको लगाना है उसके अनुसार, उसके बाद आपका नेगेटिव वर्ब का आ जाएगा नॉट, प्लस उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मीरा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, मीरा मार्केट नहीं जा रही है। ही इज नॉट स्टडिंग नाउ, वह इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो सेंटेंस है। अगर हम क्लोज इंडेड क्वेश्चन सेंटेंस का बात करें जिसमें इज एम आर का यूज पहले होगा, उस इज एम आर में से एक आप यूज करेंगे जो भी कर्ता के अनुसार जो भी सब्जेक्ट के अनुसार आपका आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे। उसके बाद अगर नॉट है, अगर निगेटिव वर्ड है इंट्रोगेटिव के साथ तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्टली वर्ब में आईएनजी लगा के और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अगर ओपन इंडेड आपका सेंटेंस है और डब्ल्यू एस से स्टार्ट होता है ओपन इंडेड, तो वाट वाई जो भी है आप उसको लिखेंगे। उसके बाद उसके वाट वाई के हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसी भी सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, भले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आए या पहले आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है WH के बाद तुरंत आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये फ्रेम है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस है। तो लेकिन यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाएगा। उसके बाद अगर नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब पर आईएनजी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का करते हैं। और एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। नेहा इज वॉचिंग मूवी, नेहा मूवी देख रही है। राहुल इज नॉट स्लीपिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। राहुल इज नॉट स्लीपिंग, आप देखिए राहुल ये सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट उसके बाद आ गया नेगेटिव में, और उसके बाद स्लीपिंग ये वर्ब हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव का है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट ये ऑक्सिलरी वर्ब से आपका स्टार्ट है तो आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, आर दे गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग। उसके बाद ये प्रीपोजिशन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के समय हम इसको कवर करेंगे। ये न्यूयॉर्क, इट डिनोट्स टू द नेम ऑफ ए प्लेस, सो दिस इज अ नाउन। सो आर दे गोइंग टू न्यूयॉर्क। हमेशा इंट्रोगेटिव में हमेशा आपको ध्यान देना है कि हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपका लगेगा, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हो। बाकी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप रहता है, जिसको हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं वाई आर दे गोइंग देयर। आप यहाँ देखिए आर का यूज हुआ है, आर का यूज अकॉर्डिंग टू दे बिकॉज इट्स प्लूरल, इज डोनट्स मोर देन वन, गोइंग देयर। व्हाट आर दे डूइंग देयर, वाई इज ही नॉट, देखिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, वाई इसका यूज ही के अनुसार हुआ है, और उसके बाद नॉट आया तो नॉट कमिंग टूडे, कम प्लस आईएनजी कमिंग टूडे। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू मेंशन अ लाइव एक्शन। अगर कोई लाइव एक्शन हो रहा है उसको मेंशन करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और लाइव एक्शन को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे नाउ, ये सब जो वर्ड होते हैं हमेशा आपके एक्शन को मतलब कंटिन्यूटी एक्शन को दिखाते हैं। नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, करेंटली, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इस तरह के जो होते हैं वो हमेशा आपका एक्शन दिखाते हैं। उसके बाद हो गया आपका टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। अगर कोई पैरेलल एक्शन हो रहा है उसको मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके कीवर्ड्स क्या हैं, दीज डेज, नाउ डेज, नाउ डेज। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, he is coming late these days, he is not going to school nowadays। कुछ भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा तो बहुत तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत लोगों को माइंड में नहीं आता है या बहुत लोग इसको पढ़ नहीं पाते, जिसको मैं कवर किया हूँ क्योंकि ये आपके एडवांस इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स विच डू नॉट एडमिट प्रोग्रेसिव एक्शन समटाइम।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर प्रोग्रेसिव एक्शन वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो कभी भी वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कुछ ऐसी वर्ब जो प्रोग्रेसिव एक्शन कभी कभी ओबे नहीं करती है। जैसे वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, इमेजिन, जो ये तरह के वर्ड हैं जो थिंकिंग प्रोसेस को बताता है। जैसे ही इज थिंकिंग, नो ही थिंक्स। आप अगर इसका यूज करेंगे, अगर कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करेंगे सपोज और सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं ही इज थिंकिंग आप लिखिए, बट एज पर ग्रामर इट इज नॉट करेक्ट। ही थिंक्स, ही नोज, आई माइंड, आई अंडरस्टैंड, आई फॉरगॉट, आई फॉरगेट, आई इमेजिन, कुछ भी आप देख लीजिए, ये सब इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो आपके फीलिंग्स को दर्शाते हैं। बिलीव, लाइक, लव, फिश, हेट, स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड में हो गया एंगर, सैड, सॉरो, जो कुछ भी है ये सब आप कंटिन्यूटी में नहीं दिखा सकते हैं। आई एम बिलीविंग, यू कॉन्ट से, एज पर ग्रामर इट इज नॉट करेक्ट। आई एम लाइकिंग, नो आई लाइक, आई लव, आई विश, आई हेट, या आई एम एंग्री। तो आई एम एंग्री ये कुछ हद तक एक्सेप्ट होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड भी वो ओवर नहीं करते, इसीलिए हमने लिखा है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ब्स इन जनरल। अगर कुछ जो वर्ब्स होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, अफेक्ट, रिक्वायर, स्टैंड, कॉस्ट, होल्ड, मैटर, ये जो वर्ड होते हैं वो कभी कभी आपका प्रोग्रेसिव टाइम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगेन ये जो फोर्थ है वर्ब्स शोइंग पोसेशन, जो पोसेशन को दिखाते हैं, आपके अधिकार को दिखाते हैं। ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोसेस, कंसिस्ट, कंटेंट, इस तरह के जो वर्ड हैं जो आपके पोसेशन को दिखाते हैं वो आपके प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं यूज होते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, फील, आई फील, आई एम नॉट फीलिंग, ये इनकरेक्ट है। टेस्ट, स्मेल, हियर, प्लीज, प्रेफर, तो ये जो वर्ड हैं आप खुद ही आप जब यूज़ करेंगे सेंटेंस के रूप में तो आप खुद ही फील होगा, और रूल के हिसाब से आप देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यू आर यूजिंग इनकरेक्ट ग्रामर। सो दीज वर्ड्स जनरली आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखें, द बकेट इज कंटेनिंग वाटर। अगर इस तरह का आप सेंटेंस लिख रहे हैं जो कंटेन को कंटिन्यूटी में दिखा रहे हैं तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट होगा द बकेट कंटेन्स वाटर, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ही इज बिलीविंग इन यू, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, इसका करेक्ट होगा ही बिलीव्स इन यू, वो आप में विश्वास करती है। तो कंटिन्यूअस टेंस इतना ही है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम किसको बोलते हैं? द टेंस इज कंसिडर्ड व्हेन वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड एट प्रेजेंट जस्ट फिनिश। अगर कोई भी कार्य कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और अभी अभी वो पूरा हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। परफेक्ट का मतलब वो पूर्ण हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच गया। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, he has completed his homework। तो these type of sentences you can use in present perfect tense। इसका नोट है, some adverbs and conjunctions are used to express preceding actions। कुछ adverbs और conjunctions होते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, आपको आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ाएंगे, जो हमेशा preceding actions को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, even, just, recently, already, at, still जो कि टाइम को शो करता है, so far, by now, बाई दिस टाइम, एज एट, लेटली। सो मोस्टली आप देखेंगे इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब्स और कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, वो मोस्टली मैक्सिमम वर्ड जो है वो टाइम को डिनोट्स करते हैं। और इस तरह के वर्ड आप हमेशा माइंड में रखिए कि इस तरह के जो वर्ड हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर इस तरह का वर्ड किसी सेंटेंस में यूज होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। ये कीवर्ड्स होते हैं आपको सेंटेंस में, जैसे आप आगे चल के जब एडवांस इंग्लिश में आप स्पॉट द एरर पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होगा आपको, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फिर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इसका क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ और हैव होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। ये बेसिक चीज़ है, आपको हर प्रकार के टेंस में ये आपको रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। ये बेसिक चीज़ है, उससे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं ये किस टेंस का वाक्य है।
तो उसी प्रकार से सब्जेक्ट आएगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके बाद एज पर सब्जेक्ट आप हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट। हमेशा जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निषेधात्मक जो भी वाक्य होता है, उसमें हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब के पास आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेंटेंस अगर है आपका जो क्लोज इंडेड है तो हैज़ हैव पहले आएगा, जो भी आप एज पर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओपन इंडेड है वाई, व्हाट, हाउ, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके वर्ड हैं वो लगाइए, उसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज़ हैव का यूज़ कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट अगेन। अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, हैज़ नॉट को हैज़ेंट शॉर्टकट में हैज़ेंट बोलते हैं, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवेंट बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाया हूँ आप लोगों को। ही हैज़ कम्प्लीटेड बीटेक, ये देखिए ही हैज़ कम्प्लीटेड बीटेक, ये आराम से आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो आपका फर्स्ट वन है। दे हैव जस्ट ईटन फूड, दे इट्स प्लूरल, हैव जस्ट ईटन फूड, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है आपका। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, हाउ लॉन्ग ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और हैव यू नोन हिम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है। आप कितने दिनों से उनको जानते हैं, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे। तो हाउ लॉन्ग और हैव का जो यूज़ हुआ है एज पर यू प्लूरल है, हैव यू नोन हिम। आई हैव ऑलरेडी क्लीन द रूम, आई हैव ऑलरेडी क्लीन द रूम, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। राहुल हैज़ नॉट रीच्ड इट इन द पार्टी, यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ प्लस नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार से आप सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं और दिए हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो एक आता है टर्म एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इफ टाइम एक्सप्रेशन इज मेंशन एट द लास्ट ऑफ ए सेंटेंस आर अ वर्ड लाइक सिंस, ये देखिए जो टाइम एक्सप्रेशन है, इस तरह के वर्ड जो होते हैं हमेशा टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, फुल, ऑल, थ्रू आउट, हाउ लॉन्ग इज मेंशन्ड। अगर इस तरह के वर्ड मेंशन है, द सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही फॉर्म होगा। तो इस तरह के यहाँ यही बोल रहा है कि सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग, इस तरह के अगर वर्ड्स कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में या इसका हिंदी मतलब आपको किसी सेंटेंस में आता है तो उसका अंग्रेजी बनाते समय हमेशा इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड स्कूल, मैं जब से ग्रेजुएशन किया हूँ तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड हियर, मैं काम कर चुका हूँ यहाँ पे, सिंस आई ग्रेजुएटेड माई स्कूल, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। आई हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट फॉर 30 ईयर्स, मैं 30 वर्षों तक इस अपार्टमेंट में रहा, फॉर 30 ईयर्स। आप देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन को ये शो कर रहा है। नेक्स्ट जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट, वह कार्य जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप देख सकते हैं इसके नाम से ही। प्रेजेंट टेंस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण भी हो चुका है और कंटिन्यूअस मीन्स चल भी रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का फ्रेम होगा। इसमें जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, सिंस जो टाइम को दिखाते हैं, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग, टाइम इंडिकेटिंग दीज आर द वर्ड्स। इसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगा वो किस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ हैव, इसमें बीन लगा देते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, वी प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो सिंस या फॉर्म जिस प्रकार का टाइम है उस प्रकार से आपको डिनोट करना है। मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था, अगर जिसको इसके बारे में डाउट है वो कल का वीडियो देख सकता है जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है, उसमें इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा ये सिंस और फार का यूज करते हैं।
पीरियड ऑफ टाइम जो रहता है उसके लिए फॉर का टाइम यूज़ करते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टाइम रहता है उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपको हमेशा माइंड में रखना है और इस प्रकार से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। अगेन अगर निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज़, हैव जो भी लगाना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन। हमेशा निगेटिव में ये याद रखना है, जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन है, नॉट लगाना है तो हैज़ नॉट बीन रहेगा। हैज़ और हैव के बीच में हमेशा निगेटिव वर्ड आएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो टाइम फॉर्मेशन है सिंस या फॉर्म दोनों में से, सिंस या फॉर दोनों में से एक लगेगा, उसके बाद जो टाइम पीरियड दिया गया है। अगर आपका निगेटिव है, क्लोज इंडेड ओपन इंडेड जो है, जो हमने बताया कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके, अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप हैज़ या हैव में से दोनों से एक लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर, सिंस और टाइम। अगर डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस है, अगर डब्ल्यू एस ये टाइप आपका क्वेश्चन है, तो जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है उसको लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट, वाई, हाउ, उसके बाद आपका आएगा हैज़, हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर, सिंस आएगा, देन टाइम आ जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए टाइम एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से दिखाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। जो कंटिन्यूअस टेंस है और अगर उसमें टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग इन मुंबई फॉर 5 years। देखिए यहाँ पे दिस शोज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो अगर ड्यूरेशन आप यहाँ पे टाइम दिखा दिया तो हैव बीन यहाँ पे यूज हो गया। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद आई एम वर्किंग इन दिल्ली। देखिए हम इसको समझाने का प्रयास किए हैं। सपोज यहाँ पे लिख देते हैं आई एम वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2016, तो ये गलत हो जाता है, एज पर ग्रामर ये गलत हो जाता है। तो हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। आई एम वर्किंग इन दिल्ली, ये एज पर सेंटेंस ये कंटिन्यूअस टेंस है, इतना तक ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हम इसको ऐड जोड़ देते हैं सिंस 2016, तो ये टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो टाइम एक्सप्रेशन जैसे ही शो करेगा वैसे ही आपका जो टेंस कन्वर्ट होके आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो इसको हम करेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली सिंस 2016, यहाँ पे 16 रहेगा, सिंस 2016। नेक्स्ट हम आपका डाउट, ये जो फॉर ये सिंस का है, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कहाँ पे फॉर और कहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं, तो उसको मैं साथ में दिखाया हूँ। फॉर व्हेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन यूज फॉर्म, जब समय सीमा पता हो, समय की सीमा अगर दिखाई जाती है तो वहाँ पे हमेशा फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट फॉर 30 years, मीन्स एक समय सीमा दिखा रहा है, एक निश्चित समय नहीं दिखा रहा है, लेकिन 30 साल से रह रहा है। अगर यहीं पे 30 साल, सपोज आज 2023 चल रहा है और उसके 30 साल पहले का हम समय दिखा देते, आपका सपोज 1990 यहीं पे रहता, 1990 रहता, तो यहाँ पे सिंस हो जाता है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस अपार्टमेंट सिंस 1990। तो इस तरह से हमेशा फॉर सिंस में डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये दिखाता है स्टिल गोइंग ऑन, मीन्स वह अभी भी रह रहा है, पिछले 30 सालों से रह रहा है और अभी भी रह रहा है। फॉर 1 year, 1 साल से, फॉर 3 minutes, इस तरह के जो पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। और है सिंस का बात, व्हेन पार्टिकुलर पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए टाइम इज मेंशन्ड स्टिल गोइंग ऑन, देन यूज सिंस। मैंने वही बात बोला आपको, जब कोई पार्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है और शुरुआती समय का वहाँ पे जिक्र है तो वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस इवनिंग, शाम से, शाम एक निश्चित समय है। सिंस माई बर्थडे, किसी भी व्यक्ति का पूरे साल में एक बार जन्मदिवस आता है, तो सिंस माई बर्थडे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। सिंस ट्यूसडे एक स्पेसिफिक दिन को डिनोट करता है। सिंस लास्ट इवनिंग, वो भी एक स्पेसिफिक इवनिंग को वो कर रहा है, लास्ट इवनिंग जो बीता हुआ इवनिंग है उसको, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों टेंस को, प्रेजेंट के 4 प्रकार के जो टेंस हैं हमने कवर किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें।
अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उसका उत्तर देंगे। थैंक यू।